वेलकम टू यूट्यूब चैनल AIG स्टडी। पुस्तक वॉरेन बफे के मैनेजमेंट सूत्र। लेखक प्रदीप ठाकुर। भूमिका। आमतौर पर वॉरेन बफे दीर्घकालिक निवेशक के रूप में जाना जाता है, लेकिन यदि आप वॉरेन बफे की स्वामित्वधारी कंपनी बर्कशायर हैथवे की सूची को देखें तो आप हैरान होंगे कि 67 कंपनियों में उसकी स्वामित्व हिस्सेदारी 90 से 100% है। ये सहायक कंपनियां विभिन्न उपभोक्ता बाजारों में प्रमुख या नियंत्रणकारी भूमिकाओं में है और संयुक्त रूप में $109 अरब 2017 का राजस्व अर्जित करती है। इसके अलावा बर्कशायर हैथवे 42 अन्य कंपनियों में भी 0.01 से लेकर 27.25% तक का स्वामित्व धारण करती है। प्रकार बर्कशायर हैथवे 223.60 अरब 2016 का राजस्व अर्जित कर 24.07 अरब का शुद्ध लाभ अर्जित कर रही थी। यह बफे की अद्भुत प्रबंधन कला का भी प्रमाण प्रस्तुत करता है और इन दोनों ही रूपों में वॉरेन बफे की सफलता का मूल मंत्र रहा है सही व्यवसाय का चयन। जी हाँ, बफे निवेशक के रूप पेशेवर जीवन शुरू करने से बहुत पहले ही इस रहस्य की खोज कर चुका था कि सभी व्यवसायों के अर्थशास्त्र एक समान नहीं होते, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के व्यवसाय ऐसे होते हैं कि अर्थशास्त्र स्वाभाविक रूप में उनके पक्ष में बहुत अधिक काम करते हैं। उसने परखा था कि जिन व्यवसायों को उनका अंतर्निहित अर्थशास्त्र समर्थन करता है, उन्हें अपनी कमाई की तुलना में बहुत ही कम पूंजीगत निवेश की आवश्यकता होती है। प्रकार के व्यवसाय बहुधा व्यापारिक नाम ब्रांड वाले ऐसे उत्पाद बनाते हैं जिन्हें कभी भी बदलने की आवश्यकता नहीं होती, या फिर वे ऐसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका कोई प्रतिस्पर्धी विकल्प नहीं होता। इस तरह वे एकाधिकार व्यवसाय जैसे ही होते हैं। इसी कारण वे व्यवसाय अपने उत्पादों या सेवाओं की अधिक कीमत वसूल कर सकने की स्थिति में होते हैं, जो उन्हें अधिक अच्छी लाभ सीमा प्रॉफिट मार्जिन प्रदान करते हैं। यही कारण है कि वॉरेन बफे अपने समूचे पेशेवर जीवन में उन्हीं विशिष्ट व्यवसायों की खोज करता रहा है जिनकी अंतर्निहित अर्थशास्त्र उन्हें समर्थन प्रदान करती है और वह उन्हें ही सही व्यवसाय मानता रहा है। स्पष्ट है कि बफे की निवेश रणनीति में सही व्यवसाय की खोज व चयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण रही है, लेकिन वॉरेन बफे का मूल उद्देश्य सही व्यवसाय का चयन कर उनमें निवेश कर औसत लाभ कमाना भर ही नहीं रहा है, बल्कि वॉरेन सही व्यवसाय का स्वामित्व भी हासिल करना चाहता है। इतना ही नहीं, वह सही व्यवसाय के लिए काम भी करना चाहता है ताकि उन्हें उनकी सर्वोच्च संभावनाओं को प्राप्त करने में मदद कर सके। लेकिन वह सही व्यवसाय की सर्वोच्च संभावनाओं का दोहन कर अधिकतम लाभ ही नहीं कमाना चाहता है, बल्कि वह सही व्यवसाय को यथासंभव अधिकतम समय तक अपने पास ही बनाए रखना भी चाहता है, क्योंकि वह मानता है कि सही व्यवसाय महानतम पेशेवर अवसर भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार वॉरेन बफे के दृष्टिकोण से वही कंपनियां स्वामित्व, निवेश व काम करने के लिए सबसे अच्छी हो सकती है जो पेशागत उन्नति, करियर एडवांसमेंट, नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी व दीर्घकालिक लाभ कमाने का महानतम अवसर प्रदान कर सकने की स्थिति में हो। वॉरेन ऐसी ही कंपनियों को टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान कर सकने वाला सही व्यवसाय मानता है, क्योंकि उन कंपनियों का अंतर्निहित अर्थशास्त्र, इनहेरेंट बिजनेस उनके पक्ष में काम करते हैं। लेकिन बात यही नहीं खत्म हो जाती। के बाद वॉरेन बफे उन सही व्यवसायों का गंभीर आर्थिक परीक्षण भी करता है जिसकी विधियों के बारे में आप दूसरे अध्याय में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन वॉरेन बफे के लिए सही व्यवसाय का चयन व आर्थिक परीक्षण ही पर्याप्त नहीं है। इसके बाद वह संबंधित व्यवसाय के संचालन के लिए सही प्रबंधक के चयन में भी उतनी ही सावधानी बरतता है। जरा सोचिए, लगभग 53 वर्ष पहले मई 1965 में वॉरेन बफे ने बर्कशायर हैथवे की कमान संभाली थी। इस अवधि में बर्कशायर हैथवे की स्वामित्व हिस्सेदारी शेयर ऑफ स्टॉक का बाजार मूल्य 21 रुपये वार्षिक दर से बढ़ रहा था, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज DJIA का औसत वार्षिक प्रतिफल एनुअल रिटर्न केवल 0.075% ही रहा। अब सहज
ही यह प्रश्न खड़ा होता है कि वॉरेन बफे के लिए इतना आश्चर्यकारी कार्य प्रदर्शन कैसे संभव हुआ। अधिकांश लोग बस यही कहेंगे कि वह विश्व का सबसे महान निवेशक है। इस तथ्य में शक की कोई गुंजाइश भी नहीं है कि वॉरेन बफे हमारे समय का सबसे बड़ा व सबसे सफल निवेशक रहा है, लेकिन यह प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं है। वास्तव में वॉरेन बफे के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जानने योग्य तथ्य यही है कि वह असाधारण रूप से सफल प्रबंधक भी रहा है। जी हाँ, वॉरेन बफे अकेला व्यक्ति विशेष है जो लगातार 53 वर्षों से बर्कशायर हैथवे जैसे विशाल बहुराष्ट्रीय व्यापारिक संगठन की कमान संभाले हुए हैं। लेकिन वॉरेन बफे की निवेश रणनीति के अधिकांश अनुयायियों ने भी उसके प्रबंधन सूत्रों को गंभीरता से समझने व अपनाने की कोशिश नहीं की है। यदि ऐसा होता तो बहुराष्ट्रीय निगमों की कार्य संस्कृति ही बदल गई होती। तीसरे अध्याय में आप पढ़ने वाले हैं कि वॉरेन बफे ने कैसे अपने अलग अलग व्यवसायों के लिए सही प्रबंधक का चुनाव किया था और स्वयं में उन सही प्रबंधकों को अधिकार सौंपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की कला विकसित की थी। लेकिन वॉरेन बफे ने इससे भी आगे बढ़कर प्रबंधकों को प्रोत्साहित करने की विशिष्ट कला भी विकसित की थी, जिसके बारे में आप चौथे अध्याय में पढ़ेंगे। यही कारण था कि वॉरेन बफे बर्कशायर हैथवे के विविध व्यवसायों को शक्तिशाली वित्तीय साम्राज्य में बदल दिया था। आप हैरान होंगे कि किस प्रकार वॉरेन बफे ने आत्म सुधार के प्रणेता डेल हार्बिसन कार्नेगी सहित अन्य लोगों से कितना कुछ सीखा था और किस प्रकार उन सीखों को अपनी प्रबंधन शैली में अपनाया था। चाहे वह पहली भेंट में ही प्रभाव बनाने की कुशलता हो या प्रशंसा के उपयोग का जादू या आलोचना के उपयोग के खतरे या फिर सलाह का सूक्ष्म उपयोग, अपने प्रबंधकों को प्रोत्साहित, प्रेरित व प्रभावित करने में वॉरेन बफे वर्तमान युग के सर्वाधिक कुशल नेतृत्वकर्ताओं में शीर्ष पर रखा जाता है। लेकिन जो किसी व्यवसाय का विस्तार होता है तो उसके लिए कमाई के अवसरों के साथ खतरे व चुनौतियां भी बढ़ती है। वॉरेन बफे का कहना है कि व्यवसाय की सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी है। उनसे बचने के लिए आपदा योजना की आवश्यकता होती है। वह बहुत अधिक उधार के खतरों, कर्मचारियों द्वारा कानून तोड़ने, अच्छे विचारों से भटक जाने, अनजाने में गलतियां हो जाने, चापलूसों को प्रबंधित न कर पाने और उचित अवसर चूक जाने को व्यवसाय की सड़कें के गड्ढे के रूप में गिनता है और उन सभी खतरों व चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष प्रबंध तकनीकों के उपयोग पर बल देता है। बफे का मानना है कि जब हम इन सभी से निपटने में सक्षम होते हैं तभी संबंधित व्यवसाय के अवसरों को देख पाते हैं। लेकिन बफे ने यह सब अपने अनुभवों से इन गड्ढों से बचने की आपदा योजना को क्रमशः विकसित किया था। पांचवें व अंतिम अध्याय में हम बफे के इन्हीं अनमोल अनुभवों की चर्चा करने वाले हैं जिनसे हर एक नेतृत्वकर्ता को स्वयं को प्रबंधकीय खतरों को दूर रखने और उनसे स्वयं को बाहर निकलने में मदद मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि वॉरेन बफे के मैनेजमेंट सूत्र से सूधी पाठकों को न केवल विश्व के सब निवेशक की प्रबंध कला को समझने का अवसर मिलेगा, वरन इन प्रबंधन सूत्रों के उपयोग से उन्हें अपनी व्यक्तिगत व व्यावसायिक जीवन में सफलता को सुनिश्चित करने में सहायता भी मिल सकेगी। प्रदीप ठाकुर। अध्याय 1, सही व्यवसाय का चयन। वॉरेन बफे न केवल दीर्घकालिक निवेशक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे हैं, बल्कि व्यवसाय प्रबंधक, बिजनेस मैनेजर के रूप में भी वह अद्वितीय है और इन दोनों ही रूपों में बफे की सफलता का मूल मंत्र रहा है सही व्यवसाय का चयन। जी हाँ, वॉरेन बफे निवेशक के रूप पेशेवर जीवन शुरू करने से भी बहुत पहले इस रहस्य की खोज कर चुके थे कि सभी व्यवसायों के अर्थशास्त्र एक समान नहीं होते हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनके अर्थशास्त्र स्वाभाविक रूप उनके पक्ष में इतना अधिक काम करते हैं। ऐसे अंतर्निहित व्यावसायिक अर्थशास्त्र, इन्हेरेंट बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले व्यवसाय को अपनी कमाई की तुलना में बहुत ही कम पूंजीगत विनिवेश, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के व्यवसाय बहुधा व्यापारिक नाम ब्रांड वाले ऐसे उत्पाद बनाते हैं जिन्हें कभी भी बदलने की आवश्यकता नहीं होती, या फिर वे ऐसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका कोई प्रतिस्पर्धी विकल्प
कॉम्पिटिटिव सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इस तरह वे एकाधिकार व्यवसाय, मोनोपोली बिजनेस जैसे ही होते हैं। इसी कारण वे व्यवसाय अपने उत्पादों व सेवाओं की अधिक कीमत वसूल कर सकने की स्थिति में होते हैं, जो उन्हें अधिक अच्छी लाभ सीमा प्रॉफिट मार्जिन प्रदान करते हैं। वॉरेन बफेट अपने समूचे पेशेवर जीवन में अंतर्निहित व्यावसायिक अर्थशास्त्र की अनुकूलता वाले इसी प्रकार के विशिष्ट व्यवसायों की खोज करते हैं, क्योंकि वह उन्हें ही सही व्यवसाय मानते हैं। बफेट अपनी निवेश रणनीति, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में सही व्यवसाय की खोज व चयन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते रहे हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य सही व्यवसाय का चयन कर उनमें निवेश कर औसत लाभ कमाना भर ही नहीं रहा है। वॉरेन सही व्यवसाय का स्वामित्व भी हासिल करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वह सही व्यवसाय के काम भी करना चाहते हैं ताकि उन्हें उनकी सर्वोच्च संभावनाओं को प्राप्त करने में मदद कर सके। लेकिन वह सही व्यवसाय की सर्वोच्च संभावनाओं का दोहन कर अधिकतम लाभ ही नहीं कमाना चाहते हैं। वह सही व्यवसाय को यथासंभव अधिकतम समय तक अपने पास ही बनाए रखना भी चाहते हैं, क्योंकि वह मानते हैं कि सही व्यवसाय महानतम पेशेवर अवसर भी प्रदान करते हैं। टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ देने वाली कंपनियां, जिनकी मांग तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन उन्हें कभी भी बहुत अधिक सुधारने या फिर बदलने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए संबंधित कंपनियों को न तो अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, और न ही उत्पाद बनावट, प्रोडक्ट डिजाइन में बदलाव होने के कारण संयंत्र, प्लांट व उपकरणों के उन्नयन, अपग्रेडेशन पर बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। वॉरेन बफेट के अनुसार वही कंपनियां स्वामित्व, निवेश व काम करने के लिए सबसे अच्छी हो सकती है जो पेशागत उन्नति, करियर एडवांसमेंट, नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी एवं दीर्घकालिक लाभ कमाने का महानतम अवसर प्रदान कर सकने की स्थिति में हो। वॉरेन ऐसी ही कंपनियों को टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ, ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रदान कर सकने वाला सही व्यवसाय मानते हैं, क्योंकि उन कंपनियों के अंतर्निहित व्यावसायिक अर्थशास्त्र उनके पक्ष में काम करते हैं। वास्तव में ऐसी कंपनियों के पास आधारभूत उत्पाद व सेवाएं होती हैं जिनकी मांग तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन उन्हें कभी भी बहुत अधिक सुधारने या फिर बदलने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए संबंधित कंपनियों को न तो अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, और न ही उत्पाद बनावट, प्रोडक्ट डिजाइन में बदलाव होने के कारण संयंत्र, प्लांट व उपकरणों के उन्नयन, अपग्रेडेशन पर बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। ऐसी कंपनियां मामूली रखरखाव खर्च के साथ अपने पुराने संयंत्र, उपकरणों को ही वर्षों तक चलाती रहती है, जब तक कि वे पूरी तरह घिस न जाएं। इस प्रकार बचत की गई भारी धनराशि को वे कंपनियां अपने व्यवसाय विस्तार में उपयोग करती है, और उन्हें इस काम के लिए न तो ऊंची ब्याज दरों पर बैंकों से ऋण लेना पड़ता है और न ही स्वामित्व हिस्सेदारियां, शेयर ऑफ स्टॉक बेचकर पूंजी बाजार से धन उगाना ही पड़ता है। नहीं, ऐसे आधारभूत उत्पादों व सेवाओं को बेचना भी आसान होता है, और वे बिना बहुत अधिक विज्ञापन खर्च के ही उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में अपनी व्यापारिक नाम की छवि, ब्रांड इमेज भी बनाए रखते हैं। इन्हीं कारणों से ऐसे उत्पादों व सेवाओं की नियमित रूप से भारी मांग होती है, जो संबंधित कंपनियों की कुल बिक्री मात्राओं, सेल्स वॉल्यूम के साथ उनकी लाभ सीमाओं, प्रॉफिट मार्जिन को ऊंचे स्तरों पर पहुंचाती है। ऐसे में इन कंपनियों के पास आंतरिक रूप से इतना अधिक नकदी पैदा हो जाती है कि वे अपने धन से ही अपना लगातार विस्तार कर पाने में सक्षम रहती है। कोका कोला जैसी कंपनियों को ही देखें तो ऐसी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए अपने उत्पादों की बनावट या गुणवत्ता में लगातार सुधारने और उनके लिए अपने संयंत्रों के उन्नयन पर लगातार अरबों डॉलर खर्च करते रहने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के रूप में कोका कोला जैसी कंपनियों को ही देखें तो ऐसी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए अपने उत्पादों की बनावट व गुणवत्ता में लगातार सुधारने और उनके लिए अपने संयंत्रों के उन्नयन पर
लगातार अरबों डॉलर खर्च करते रहने की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह ऐसी कंपनियों के पास इतना अधिक नकदी जमा हो जाता है कि वे बिना ऋण लिए या फिर स्वामित्व हिस्सेदारी बेचे दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण टेक ओवर कर अपना बाजार विस्तार करने में सक्षम रहती है। दूसरी तरफ जनरल मोटर्स जैसी कंपनियों को देखें तो उनके उत्पादों, मोटर वाहनों, ऑटोमोबाइल की बनावट लगभग हर वर्ष बदल जाती है और उन्हें हर वर्ष ही अपने संयंत्र व उपकरणों के उन्नयन पर अरबों डॉलर खर्च करना पड़ता है। जनरल मोटर्स ऐसा नहीं करेगी तो वह फोर्ड मोटर्स व टोयोटा जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेगी। यही कारण है कि मोटर वाहन उद्योग की सभी कंपनियों को पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए बिक्री राजस्व के अतिरिक्त बैंकों के ऋण के साथ साथ ऋण प्रतिभूति, ब्रांड व स्वामित्व हिस्सेदारियां भी बेचनी पड़ती है। इस प्रकार की कंपनियों के 3 आधारभूत व्यवसाय प्रारूप बिजनेस मॉडल होते हैं, जो अद्वितीय उत्पादों यूनिक प्रोडक्ट्स की बिक्री करती है, जो अद्वितीय सेवाएं प्रदान करती है और जो कम लागत वाली ऐसी उत्पादों सेवाओं की खरीद बिक्री करती है जो आम जनता की आवश्यकताओं में शामिल है और उनकी नियमित रूप से भारी मांग होती है। चूँकि यहाँ पर शीतल पेय, सॉफ्ट ड्रिंक उद्योग का अंतर्निहित व्यावसायिक अर्थशास्त्र कोका कोला जैसी कंपनियों के पक्ष में काम करता है और वे टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ देने में सक्षम होती है, जबकि मोटर वाहन उद्योग का अंतर्निहित व्यावसायिक अर्थशास्त्र जनरल मोटर्स जैसी कंपनियों के पक्ष में काम नहीं करता है और वे टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ देने में सक्षम नहीं होती है। अब प्रश्न यह है कि इन दोनों प्रकार की कंपनियों में से कौन सी पेशागत उन्नति नौकरी की सुरक्षा व दीर्घकालिक लाभ कमाने का सबसे अच्छा अवसर प्रदान कर सकती है। वह जो आंतरिक रूप से भारी मात्रा में नकदी पैदा करने में सक्षम है या फिर वह जो भारी मात्रा में नकदी जला रही है। हम सभी का उत्तर यही होगा, वैसी कंपनियां जो भारी मात्रा में नकदी पैदा कर रही है, क्योंकि अतिरिक्त नकदी उन कंपनियों के प्रबंधन को अच्छा प्रदर्शित करती है और वर्ष के अंत में उन्हें उदारता से अधिलाभ बोनस भी प्रदान करती है। स्पष्ट है कि ऐसी ही कंपनियां अपने कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान कर सकती है और अपने शेयरधारकों को अधिक लाभ कमाने का अवसर भी। स्पष्ट है कि वारेन ऐसी ही कंपनियों के व्यवसाय को सही व्यवसाय मानते हैं जो टिकाऊ व प्रतिस्पर्धी लाभ देने में सक्षम होती है। इस प्रकार की कंपनियां के 3 आधारभूत व्यवसाय प्रारूप बिजनेस मॉडल होते हैं, जो अद्वितीय उत्पादों यूनिक प्रोडक्ट्स की बिक्री करती है, जो अद्वितीय सेवाएं प्रदान करती है और जो कम लागत वाले ऐसे उत्पादों सेवाओं की खरीद बिक्री करती है आम जनता की आवश्यकताओं में शामिल है और उनकी नियमित रूप से भारी मांग होती है। अद्वितीय उत्पादों की विक्रेता कंपनियां। हम अद्वितीय उत्पादों की बिक्री करने वाली कंपनियों में कोका कोला कंपनी, पेप्सिको कॉरपोरेटेड, फिलिप मॉरिस, मार्लबोरो, बडवेजर, हंस यूसर-बुश, इनबेव समूह, जिलेट प्रोक्टर एंड गैम्बल, P&G, हर्शे कंपनी, ब्रिगले मार्स इनकॉर्पोरेटेड, क्रॉफ्ट फूड्स ग्रुप, मार्क एंड कंपनी, जॉनसन एंड जॉनसन आदि को शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कंपनियों के अद्वितीय उत्पादों और इनकी ब्रांड छवियों की संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। फोर्ब्स पत्रिका ने कोका कोला ब्रांड का मूल्यांकन 4% वार्षिक वृद्धि के साथ 58.5 अरब डॉलर किया था और वर्ष 2016 विश्व के सबसे मूल्यवान 100 ब्रांड सूची में उसे चौथे स्थान पर रखा था। कोका कोला कंपनी कोका कोला को अपनी ही तरह का सबसे सफल ब्रांड माना जाता है। हर किसी ने कोका कोला का नाम सुना है और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाना मुश्किल होगा जो इसके लाल व्यापार चिन्ह को न पहचाने। फोर्ब्स पत्रिका ने कोका कोला ब्रांड का मूल्यांकन 4% वार्षिक वृद्धि के साथ 58.5 अरब डॉलर किया था और वर्ष 2016 की विश्व के सबसे मूल्यवान 100 ब्रांड सूची में उसे चौथे स्थान पर रखा था। इस दौरान अकेले कोका कोला ब्रांड ने 21.9 अरब डॉलर राजस्व हासिल किया था, जबकि कोका कोला कंपनी ने कोका कोला सहित अपने ब्रांड को प्रसारित करने के लिए केवल 4 अरब डॉलर खर्च किए थे। कोका कोला कंपनी विश्वव्यापी मादकता रहित पेय
नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक उद्योग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। दक्षिण पूर्वी अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा में कोका कोला का मुख्यालय है। यह अपने क्षेत्रीय उप मुख्यालयों के माध्यम से विश्व भर में फैले लगभग 300 बोतल भराई संयंत्र संचालकों, बॉटलिंग प्लांट ऑपरेटर्स के विशाल संजाल को नियंत्रित परिचालित करती है। वर्ष 2014 में कंपनी ने $46 अरब का परिचालन राजस्व ऑपरेटिंग रेवेन्यू हासिल किया था, जिसमें उत्तरी अमेरिका की हिस्सेदारी 46.7% थी और यही कोका कोला का सबसे बड़ा बाजार था। विश्व व्यापार में कोका कोला का बाजार हिस्सेदारी लगभग 30% है। विन मारियानी ब्रांड नाम से बाजार में उतारी गई यह मदिरा यूरोप के अभिजात्य वर्ग में काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। हालांकि इस मदिरा के कोकीन की अधिकतम मात्रा 10 मिलीग्राम प्रति औंस ही थी, इसलिए यह स्वाद में बहुत अच्छी थी, लेकिन इससे नशे की लत पड़ती थी। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि कोका आधारित पेय को कोका कोला ने नहीं शुरू किया था। विशेष रूप से पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर व पेरू आदि क्षेत्रों में कोका की झाड़ियों को नकदी फसल के रूप में उगाया जाता रहा है। कोका पत्तियों को विश्व भर में मनोस्फूर्तिदायक उपचार एल्कोलाइड कोकीन के स्रोत के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें कोकीन की मात्रा 0.25 से 0.77% होती है। इसलिए कोका पत्तियां चबाने या कोका चाय पीने से कोकीन जैसी तेज उत्तेजना, एक्साइटमेंट या अवसाद, डिप्रेशन का अनुभव नहीं होता। सदियों से कोका पत्तियों के रस का दवा में उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन वर्ष 1863 में फ्रांसीसी रसायनज्ञ मारियानी ने कोका आधारित मदिरा कोका वाइन का रासायनिक सूत्र खोजा था। विन मारियानी ब्रांड नाम से बाजार में उतारी गई यह मदिरा यूरोप के अभिजात्य वर्ग में काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। हालांकि इस मदिरा के कोकीन की अधिकतम मात्रा 10 मिलीग्राम प्रति औंस ही थी, इसलिए यह स्वाद में बहुत अच्छी थी, लेकिन इससे नशे की लत पड़ती थी। इस घटना के 23 वर्षों बाद जब यूरोप में विन मारियानी की बिक्री चरम पर थी, तब जॉर्जिया के अमेरिकी सेना ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल औषधि विशेषज्ञ फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन उसका विकल्प बनाने के प्रयोग में जुटे हुए थे। उसने कोका पत्तियों में कोका फल, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाने वाला पेड़ व दमियाना पत्तियां पश्चिमी टेक्सास में पाई जाने वाली झाड़ी मिलाकर पेम्बरटन फ्रेंच वाइन कोका नामक एक नई मदिरा बनाई थी। लेकिन उसी समय शराबबंदी आंदोलन के चलते अटलांटा के स्थानीय प्रशासन ने अल्कोहल आधारित सभी प्रकार के पेय पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब सन 1896 में जॉन पेम्बरटन ने उस मदिरा के रासायनिक सूत्र में परिवर्तन कर कार्बन आधारित चीनी शरबत, कोका पत्तियों, कोका फल सहित 7 प्राकृतिक स्वाद रसों से एक मीठा शीतल पेय तैयार किया था। यह रासायनिक सूत्र अभी भी एक गुप्त रहस्य के रूप में संरक्षित किया जाता है। हालांकि यह गैर अल्कोहल पेय था, फिर भी मूल रूप से उसमें कोकीन की मात्रा थी और उसे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने वाली दवा यानी ब्रेन टॉनिक के रूप में बाजार में उतारा गया था। पेम्बरटन ने स्वयं नहीं बल्कि अपने वही लेखक फ्रैंक रॉबिन्सन की प्रेरणा से इसका नाम कोका कोला रखा था। रॉबिन्सन ने अपने घसीट लेखन कर्सिव राइटिंग से कोका कोला का व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क तैयार किया था, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली हस्तलिपि हैंडराइटिंग है। नाम सुझाने का श्रेय भले ही रॉबिन्सन को जाता है, लेकिन कोका कोला की शुरुआती सफलता व लोकप्रियता का सेहरा तो जॉन पेम्बरटन के सिर पर बांधा जाता है। वैसे जॉन पेम्बरटन के लिए पहले वर्ष में कोका कोला का उत्पादन खर्च निकाल पाना भी मुश्किल साबित हुआ था। अटलांटा की एक दवा की दुकान पर स्थित सोडा फाउंटेन से उसने 5 सेंट प्रति गिलास की दर पर कोका कोला बेचना शुरू किया था। वैसे तो मूल कोका कोला में भी लत डालने वाला गुण था, लेकिन विन मारियानी जैसा लोकप्रिय नहीं साबित हुआ था और शुरुआत में उसकी औसत दैनिक बिक्री 6 गिलास पर सिमटी रही थी। लेकिन एंजेलो मारियानी के मुकाबले
में अपने ब्रांड को ज़्यादा तेज़ी से प्रसारित करने के मामले में जॉन पेम्बरटन ज़्यादा बुद्धिमान निकला था। उसने विज्ञापन की ताकत को बहुत जल्दी पहचान लिया था और पेय के आविष्कार के 3 सप्ताह बाद ही स्थानीय अखबार दी अटलांटा जर्नल में कोका कोला का पहला विज्ञापन प्रकाशित कर दिया था। यही कारण था कि प्रसारित न होने के चलते वीन मारियानी जैसी एक समय की लोकप्रिय मदिरा बाजार से गायब हो गई, तो विज्ञापन के दम पर कोका कोला की बिक्री चल निकली। 2 वर्षों तक विज्ञापन की देखरेख स्वयं जॉन पेम्बरटन ने ही की थी, लेकिन अपनी मृत्यु के 1 सप्ताह पहले उसने स्थानीय औषधि निर्माता व कारोबारी मित्र आशा ग्रीस कैलेंडर को कोका कोला के अधिकारी बेच दिए। कोका कोला से बहुत पहले ही कोकीन का नाम निकाला जा चुका था और 1893 में ही जॉर्जिया से सटे अमेरिकी प्रांत उत्तरी कैरोलिना न्यू बर्न क्रावेन काउंटी उसकी प्रतिस्पर्धी शीतल पेय कंपनी पेप्सी कोला कंपनी का जन्म हो चुका था, जो लगातार उसके साथ मुकाबला करने की कोशिशें करती आ रही थी। कैंडलर ने सन 1892 में कोका कोला कंपनी का गठन किया था और उसके साल भर बाद उसका व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क पंजीकृत कराया था, लेकिन उससे बहुत पहले सन 1885 में ही कैलेंडर अमेरिका के सभी राज्यों में अपनी विस्तार योजनाओं को अमल में ले आया था और सभी प्रमुख बाज़ारों में बोतलबंद कोका कोला की बिक्री शुरू हो चुकी थी। 20वीं सदी की शुरुआत में बोतल भराई संयंत्रों के शुभारंभ हुए थे और अगले 100 वर्षों में कोका कोला सबसे अधिक पहचाने जाने वाली ब्रांड के रूप में विश्व भर में फैल गया था। फिर भी कोका कोला सबसे सफल ब्रांड के रूप में अपना बाजार विस्तार करता चला गया था। क्योंकि कोका कोला ने बाजार में अपनी प्रति अटूट विश्वास व आस्था बनाने की हर संभव कोशिशें की थी। अब जरा कोका कोला के विज्ञापन अभियानों के घोष वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। द ग्रेट नेशनल टेम्परेंस ड्रिंक, महान राष्ट्रीय शराबबंदी पे 1906, 6 मिलियन ए डे, एक दिन 6 करोड़ 1925, द रियल थिंग, असली चीज़ 1942, व्हाट यू वांट इज कोक, आप जो चाहते हैं वह कोक है 1952, कोक इज इट, कोक है यह 1982, ऑलवेज कोका कोला, हमेशा कोका कोला 1993 आदि। और आपको वर्ष 2002 में भारत में कोका कोला के उस विज्ञापन अभियान का ऐतिहासिक घोष वाक्य ठंडा मतलब कोका कोला याद है न, जिसके जरिए कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश किया था। देहाती भाषा के इस घोष वाक्य को प्रसून जोशी ने लिखा था और सिने अभिनेता आमिर खान ने विज्ञापन फिल्म में यह संवाद बोला था। उस वक्त प्रसून बहुराष्ट्रीय विज्ञापन प्रतिष्ठान गिलबी एंड मैथर दिल्ली में एक मामूली कॉपीराइट हुआ करते थे, लेकिन यह विज्ञापन इतना मशहूर हुआ कि प्रसून जोशी को करीब 10 वर्ष पुरानी नौकरी छोड़कर कार्यकारी उपाध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट व राष्ट्रीय रचनात्मक निदेशक, नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में प्रतिस्पर्धी बहुराष्ट्रीय विज्ञापन प्रतिष्ठान मैककेन एरिक्सन में शामिल होने का अवसर मिल गया था। इस घोष वाक्य पर कई विज्ञापन फिल्में बनी थी और इस अभियान की बदौलत कोका कोला समूचे भारतीय ग्रामीण बाजार में अपनी पेट बना पाने में सफल रही थी। कोका कोला ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि वह इस तरह के विश्वासपूर्ण घोष वाक्यों पर आधारित धुआंधार विज्ञापन अभियानों के माध्यम से ग्राहकों के दिलो दिमाग पर छाए रहने में कामयाब रही है। वर्ष 2014 में कोका कोला ने सिर्फ इसी मूल ब्रांड पर विश्व भर में अलग अलग विज्ञापन अभियानों व जनसंपर्क गतिविधियों पर कुल $3.50 अरब खर्च किए थे। कंपनी ने अपनी दूसरी सबसे बड़े लोकप्रिय ब्रांड स्प्राइट पर भी $3.50 अरब ही खर्च किए थे। इस तरह वर्ष 2015 में सभी 100 सबसे मूल्यवान ब्रांड के बीच कोका कोला कंपनी विज्ञापन पर सबसे अधिक खर्च करने वाली कंपनी थी। पेप्सिको इनकॉर्पोरेटेड पेप्सिको विभेदीकरण डिफरेंशिएशन ब्रांड माना जाता है। यह कोका कोला जितना सफल ब्रांड नहीं है। वैसे तो इस धरती का कोई भी ब्रांड कोका कोला जितना सफल नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि कोका कोला की प्रभावशाली स्थिति ही पेप्सी को विशिष्ट बनाती है, क्योंकि पेप्सी ही एकमात्र मादकता रहित पेय नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक ब्रांड है जो इतने लंबे समय से कोका कोला के
समांतर अपनी पहचान कामयाब किए हुए हैं। आप कोका कोला व पेप्सी में स्पष्ट रूप से विभेद कर सकते हैं और यही कारण है कि उसे विभेदीकरण ब्रांड कहा जाता है। निश्चित तौर पर यह दूसरे स्थान पर रहने वाला विश्व का सर्वोत्तम मादकता रहित पेय ब्रांड है, जो अपने मुख्य प्रतिस्पर्धी के इतना नज़दीक है। हालांकि बर्गर किंग भी मैकडॉनल्ड्स के बाद दूसरे स्थान वाला ब्रांड है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बहुत बड़ी है। विश्व में पेप्सी व कोका कोला जैसे कट्टर व नज़दीकी प्रतिस्पर्धी ब्रांड दिखाई नहीं देते। इस पत्रिका ने पेप्सी का ब्रांड मूल्यांकन 3% वार्षिक वृद्धि के साथ 19.3 अरब डॉलर किया था और 2016 की विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांड सूची में 29वें स्थान पर बनाए रखा था। इस दौरान पेप्सी ब्रांड ने अकेले 11.8 अरब डॉलर का राजस्व कोका कोला से 39.1 अरब डॉलर कम हासिल किया था, जबकि पेप्सिको ने पेप्सी सहित अपने अन्य ब्रांडों के प्रचार प्रसार पर 2.4 अरब डॉलर खर्च किए थे। इस तरह पेप्सिको की तुलना में विज्ञापन पर केवल 1.60 करोड़ डॉलर अधिक खर्च कर कोका कोला कंपनी ने अपने प्रमुख ब्रांड पर 39.1 अरब डॉलर अधिक राजस्व हासिल किया था। कोका कोला कंपनी ने ब्रांड राजस्व का 6.8% विज्ञापनों पर खर्च किया था, जबकि पेप्सिको को 12.6% खर्च करना पड़ा था। हाँ, कोका कोला व पेप्सी के बीच में और कोई भी मादकता रहित पेय ब्रांड नहीं था। कोका पत्तियों के कारण कोका कोला में कोकीन का मामूली सी अंश था, जो पीने वाले को हल्के सुरूर के साथ ताकत बढ़ाने का एहसास भी देता था। दूसरी तरफ पेप्सी एंजाइम के चलते ब्रांड्स ड्रिंक पाचन क्रिया को बढ़ाने के साथ साथ ताकत बढ़ाने की अनुभूति कराता था। वर्ष 1893 में दक्षिणी पूर्वी अमेरिका उत्तरी कैरोलिना राज्य के समुद्र तट के पास ट्रेंट व नेउस नदियों के संगम पर बसे न्यू बर्न शहर में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन से शिक्षा प्राप्त दवा विशेषज्ञ कॉलेब डेविस ब्रेडहम ने ब्रांड्स ड्रिंक नामक शीतल पेय को अपनी दवा भंडार ब्रेडहम ड्रंक कंपनी स्थित सोडा फाउंटेन से बेचना शुरू किया था। इसे 489 मील दूर अटलांटा जॉर्जिया में 7 वर्ष पहले कोका कोला का आविष्कार हो चुका था। तो दोनों पेयों में कोला फल का प्रयोग किया गया था, लेकिन दोनों में अंतर था। ब्रांड्स ड्रिंक में पेप्सिन एंजाइम का प्रयोग किया गया था, जबकि कोका कोला में कोका पत्तियों का। दोनों पेयों के स्वाद में स्पष्ट अंतर था, लेकिन तब तक कोका कोला खुद को मूल असली ओरिजिनल रियल पेय के रूप में प्रचारित कर बाजार में अपनी पहचान बना चुका था। इसलिए सन 1898 में जब ब्रेडहम ने कोका कोला के तर्ज पर अपने ब्रांड्स ड्रिंक का नाम बदलकर पेप्सी कोला रख लिया था और उसे भी द ओरिजिनल फूड ड्रिंक यानी मूल्य खाद्य पेय घोषवाक्य से प्रोत्साहित करना शुरू किया था, तो उपभोक्ताओं ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। अधिकांश लोग कोका कोला को ही मूल्य खाद्य पेय मानते थे, इसलिए वे पेप्सी कोला को कोका कोला की नकल मानने लगे। इतना ही नहीं, वर्ष 1950 तक पेप्सी कोला ने कोका कोला से मुकाबले के आधार पर कीमत को ही बनाया था, क्योंकि उसके संचालकों को यह लग रहा था कि यही सर्वोत्तम बाजार रणनीति थी। इससे पेप्सी कोला की ब्रांड छवि को काफ़ी धक्का लगा था और वह किचन कोला के रूप असली कोला का सस्ता व सर्वोत्तम वैकल्पिक पेय कहलाने लगा था। लेकिन सन 1998 पेप्सी ने युवा वर्ग को लक्षित कर बी सोसिएबल हैवी पेप्सी मिलनसार बने पेप्सी अपनाए घोषवाक्य ने अपनी ब्रांड छवि को निखारने की तरफ ध्यान केंद्रित किया था। सन 1961 से पेप्सी ने नाउ इट इज पेप्सी फॉर दोज हु थिंक यंग, अब यह पेप्सी है उनके लिए जिनकी सोच युवा है, घोषवाक्य से अपनी ब्रांड छवि को और भी व्यापक बनाने की कोशिश की थी। इस घोषवाक्य में अब वह युवा दोनों शब्दों ने पेप्सी को विशेषताओं को परिभाषित करने का काम किया था। इस घोषवाक्य का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि उसने युवा विचार को असल उम्र की बजाय मन की स्थिति से बांध दिया था। यह इसलिए भी सटीक ब्रांड रणनीति थी क्योंकि पेप्सी ब्रांड खुद पहले ही 60 की उम्र पार कर चुका था। वैसे पेप्सी ब्रांड को परिभाषित करने असल वर्ष 1963 साबित हुआ था, जब कंपनी ने पेप्सी जनरेशन
विज्ञापन अभियान शुरू किया था। यह अभियान इसलिए भी प्रभावशाली था क्योंकि उसमें विज्ञापन को उत्पाद की कीमत, गुणवत्ता, स्वाद आदि विशेषताओं एट्रीब्यूट की बजाय मनोदृष्टि एटीट्यूड आधारित किया गया था। लेकिन पेप्सी ब्रांड को सुस्थापित करने में सन 1975 के पेप्सी चैलेंज विज्ञापन अभियान ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इस अभियान में पेप्सी ने स्वाद परीक्षण कार्यक्रम चलाकर ग्राहकों को तो चुनौती दे ही दी थी। पहली बार कोका कोला को भी सरेआम ललकारा था कि पेप्सी का स्वाद बेहतर था। आने वाले वर्षों में पेप्सी चैलेंज ने ऐसा तहलका मचाया था कि और उसका संवाद इतना अधिक प्रभावशाली साबित हुआ था कि कोका कोला दहशत में आ गया और उसे मूल रासायनिक सूत्र को बदलकर न्यू कोक को बाजार में उतारना पड़ा था। चूँकि कोका कोला हमेशा से नेतृत्वकारी ब्रांड रहा था, इसलिए अनुगामी प्लेयर बनने की उसकी बचाव रणनीति असफल साबित हो गई थी और न्यू कोक पिट गया था। मानो पेप्सी को कोका कोला के लड़खड़ाने भर की ही प्रतीक्षा थी और उसने चीते जैसी फुर्ती के साथ बेहद आक्रामक शैली में न्यू जनरेशन विज्ञापन अभियान शुरू कर दिया था। पेप्सी ने इस ऐतिहासिक विज्ञापन अभियान में माइकल जैक्सन को प्रदर्शित किया था जब उसकी विश्वव्यापी प्रसिद्धि अपने चरम पर थी। बाद में पेप्सी ने अन्य मशहूर हस्तियों को प्रदर्शित कर अपना अभियान जारी रखा था। मैडोना के लाइक ए प्रेयर एल्बम 1989 के साथ मिलकर चलाया गया पेप्सी का विज्ञापन अभियान विवादों में फंस गया था और ग्राहकों के बहिष्कार व वेटिकन द्वारा आलोचना के चलते उसे अपना अभियान वापस लेना पड़ा था। लेकिन हस्तियों के समर्थन से कुल मिलाकर पेप्सी ब्रांड को भारी सफलता मिली थी और कोका कोला की ऐतिहासिक व शास्त्रीय छवि के मुकाबले खुद को युवाओं के पसंदीदा ब्रांड के रूप में स्थापित कर लिया था। हाल के वर्षों में भी पेप्सी ने नवाचारी विज्ञापन अभियानों से अपनी ब्रांड छवि को निखारने की क्रम जारी रखा हुआ था और वह कोका कोला के समक्ष स्पष्ट विभेदकारी पहचान के साथ हर मुकाबले के लिए तैयार खड़ी दिखती है। फिलिप मॉरिस मार्लबोरो विश्व का सबसे अधिक बिकने वाला सिगरेट ब्रांड है। यह अमेरिका में फिलिप मॉरिस यूएसए ऑस्ट्रिया समूह की कंपनी और विश्व के अन्य हिस्सों में फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल ऑस्ट्रिया समूह से अलग स्वतंत्र कंपनी द्वारा उत्पादित व वितरित किया जाता है। वर्तमान में 44% बाजार हिस्सेदारी के साथ मार्लबोरो अमेरिका में 35 वर्षों से पहले स्थान पर मौजूद है और उसकी कुल बिक्री बाकी 10 अमेरिकी सिगरेट ब्रांडों के संयुक्त बिक्री से भी ज़्यादा है। फोर्ब्स पत्रिका ने 11% वार्षिक वृद्धि दर के साथ मार्लबोरो का ब्रांड मूल्यांकन 21.9 अरब डॉलर किया था और वर्ष 2016 की विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांड सूची में पिछले वर्ष से एक स्थान ऊपर 26वें स्थान पर रखा था। इस दौरान मार्लबोरो ने 10.1 अरब डॉलर ब्रांड राजस्व हासिल किया था। चूँकि दुनिया भर में तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन बहुत हद तक प्रतिबंधित है, फिर भी वर्ष 2015 में मार्लबोरो ब्रांड को परोक्ष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए फिलिप मॉरिस को केवल 47.3 करोड़ डॉलर ही खर्च करने पड़े थे। इंग्लैंड में बसे जर्मन परिवार के फिलिप मॉरिस ने सन 1847 में लंदन के ब्रांड स्ट्रीट, उत्तर में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एवं दक्षिण में पिकाडेली को जोड़ने वाली सड़क में तंबाकू की दुकान स्थापित की थी। सन 1854 में उसने अपने नाम से सिगरेट बनाना शुरू किया था। फिर सन 1870 में फिलिप मॉरिस कैम्ब्रिज ब्लूज व फिलिप मॉरिस ऑक्सफोर्ड ब्लूज ब्रांड नामों से अपने सिगरेट बाजार में उतारे थे। सन 1873 में फिलिप मॉरिस की मृत्यु के बाद उसकी विधवा मार्गरेट मॉरिस व भतीजे लियोपोल्ड मॉरिस ने उस कारोबार को संभाला था और कंपनी को सार्वजनिक कर दिया था, जिसका नाम 1885 में फिलिप मॉरिस एंड कंपनी रखा गया था। 1894 में मॉरिस परिवार ने कंपनी का नियंत्रण छोड़ दिया था और विलियम कार्टिस थॉमसन व परिवार उसे संचालित करने लगा था। फिर सन 1924 में फिलिप मॉरिस ने अपने नाम से अलग हटकर कंपनी ने महिलाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाला मार्लबोरो ब्रांड शुरू किया था। यह नाम ग्रेट मार्लबोरो स्ट्रीट, सोहो, लंदन से लिया गया था, जहां कंपनी की फैक्ट्री हुआ करती थी। मार्लबोरो को माइल्ड एज मई जैसा सौम्य घोषवाक्य के साथ प्रसारित किया गया था। 1950 के दशक में जब वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर को
धूम्रपान का नतीजा साबित कर दिया था, तो फिलिप मॉरिस कंपनी ने मार्लबोरो को पुरुष सिगरेट के रूप में स्थापित करना शुरू किया था। उस समय तक छन्ना युक्त सिगरेट सिर्फ महिलाओं के लिए ही बाजार में उतारा जा रहा था, लेकिन अब मार्लबोरो को छन्ना सहित बाजार में उतारा गया था। वो के विज्ञापन एजेंट लियो बर्नेट ने मार्लबोरो को नए रूप में बाजार में उतारने के लिए व्यापक विज्ञापन अभियान चलाया था, जिसके तहत श्रृंखलाबद्ध विज्ञापनों में मार्लबोरो मैन के रूप में समुद्री जहाज के कप्तानों, भारतोलोकों, युद्ध संवाददाताओं, निर्माण श्रमिकों आदि को पेश किया गया था। कंपनी प्रबंधन इस अभियान को चलाने से शुरू में कतरा रहा था, लेकिन इसके चलने के साल भर के भीतर 1% बाजार हिस्सेदारी वाला मार्लबोरो सीधे चौथे स्थान पर ब्रांड बन गया था। सन 1963 अमेरिकी संगीतकार व संगीत समारोह संचालक एल्मर बर्नस्टीन के द मैग्निफिसेंट सेवन फिल्म के विषय संगीत पर आधारित दूरदर्शन विज्ञापन तैयार किए गए थे, लेकिन वर्ष 2006 में तंबाकू विज्ञापन प्रतिबंधित किए जाने के बाद कंपनी ने मोटर खेलों के प्रयोजन से मार्लबोरो ब्रांड को प्रोत्साहित करना शुरू किया था। सीमित विज्ञापन साधनों के बावजूद यदि विश्व भर में मार्लबोरो की बिक्री बढ़ रही है, तो इसका मुख्य कारण इस ब्रांड की विरासत व उत्पाद की उच्च गुणवत्ता है, जो शौकीनों को अपनी तरफ खींचता है। बडवेइजर एनह्यूइसर-बुश इनबेव समूह। बडवेइजर अमेरिका का सबसे ज़्यादा 50% से अधिक बिकने वाला पीले सुनहरे रंग का बियर पेल लेगर ब्रांड है, जिसे किंग ऑफ बियर्स बीजर का राजा कहा जाता है। यह 25% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी वाली दुनिया की सबसे बड़ी शराब अल्कोहल निर्माता कंपनी एन्यूयूसर-बुश इनबेव लोबेन फ्लेमिश ब्राबांड बेल्जियम द्वारा उत्पादित वितरित 200 से अधिक अल्कोहल ब्रांडों में $1 अरब से ज़्यादा बिक्री वाली 16 ब्रांडों में से एक है। 3 अंतर्राष्ट्रीय शराब निर्माता समूहों इंटरब्रेव बेल्जियम, एमबेव ब्राज़ील व एन्ह्यूसर-बुश अमेरिका के लगातार विलय के माध्यम से वर्ष 2007 में इस कंपनी का गठन किया गया था, लेकिन एन्ह्यूसर-बुश अमेरिका ने 1876 में बडवेइजर को अमेरिकी बाजारों में पेश कर दिया था। फोर्ब्स पत्रिका ने 5% वार्षिक वृद्धि दर के साथ बडवेइजर का ब्रांड मूल्यांकन $23.4 अरब किया था और वर्ष 2016 की विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांड सूची में 25वें स्थान पर बनाए रखा था। इस दौरान बडवेइजर ने $10.9 अरब का ब्रांड राजस्व हासिल किया था, लेकिन फोर्ब्स से कंपनी के विज्ञापन व्यय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। जो बार्ली व होप्स पौधे के साथ 30% चावल द्वारा निर्मित बडवेइजर पारंपरिक पद्धति से छना हुआ फिल्टर्ड बियर है, जो झरने के जरिए परोसा जाता है या फिर बोतल या कैन में उपलब्ध होता है। व्यापार चिन्ह विवाद के चलते यह विश्व के 80 देशों में अलग अलग ब्रांड नाम से बेचा जाता है। हालांकि हाल के वर्षों में अमेरिका में बडवेइजर की बिक्री में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन चीन, रूस व ब्राज़ील में लगातार बढ़त के चलते वर्ष 2014 में इसकी कुल बिक्री 6.4% बढ़ गई थी। कंपनी ब्रांड प्रोत्साहन पर काफ़ी ध्यान देती है, हालांकि इस ब्रांड विशेष पर विज्ञापन व्यय का शुद्ध आकलन उपलब्ध नहीं है। जिलेट प्रोडक्ट एंड द गैम्बल P&G समूह। जिलेट शॉविंग का नेतृत्वकारी ब्रांड है, जो विशेष रूप से अपने सेफ्टी रेजर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सन 1901 में स्थापित जिलेट कंपनी को उसके व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, पर्सनल केयर प्रोडक्ट तथा अन्य विविध ब्रांडों सहित जनवरी 2005 में प्रोडक्ट एंड गैम्बल P&G ने $57 अरब के शेयर सौदे के माध्यम से अधिग्रहित कर लिया था। फोर्ब्स पत्रिका ने 1% वार्षिक गिरावट के साथ जिलेट का ब्रांड मूल्यांकन $20.2 अरब किया था और वर्ष 2016 की विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांड सूची में दूसरा स्थान नीचे गिराकर 28वें स्थान पर रखा था। इस दौरान जिलेट ने $7 अरब का ब्रांड राजस्व हासिल किया था, लेकिन इसके लिए प्रोडक्ट एंड गैम्बल P&G को जिलेट के विज्ञापन पर राजस्व से $130 करोड़ अधिक कुल $8.3 अरब खर्च करने पड़े थे। इससे पिछले वर्ष 2014 में भी जिलेट का $7.90 ब्रांड राजस्व प्राप्त करने के लिए भी P&G को $130 करोड़ अधिक कुल $9.20 अरब खर्च करने पड़े थे। इस दौरान P&G ने अपने एक अन्य बेबी केयर ब्रांड पैम्पर्स के प्रचार प्रसार पर भी कुल $8.3 अरब खर्च किए थे।
और पैम्पर्स जिलेट की तुलना में अधिक 10.4 अरब डॉलर का राजस्व हासिल कर सका था। लेकिन फोर्ब्स पत्रिका में पैम्पर्स का ब्रांड मूल्यांकन केवल 11.5 अरब डॉलर, जिलेट से 8.7 अरब डॉलर कम ही किया था और वर्ष 2016 की विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांड सूची में 50वें स्थान जिलेट के 22वें स्थान नीचे पर रखा था। लेकिन उपयुक्त आंकड़ों प्रोडक्ट एंड गैम्बल P&G के बारे में रोचक तथ्य प्रस्तुत करते हैं। P&G ही विश्व की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने अपने 2 उत्पाद ब्रांडों को प्रोत्साहित करने के लिए एक वर्ष में 16.60 अरब डॉलर खर्च किए थे। असल में वर्ष 1995 की गर्मियों में जब क्राउन कॉर्क एंड सील कंपनी के लिए काम करने वाले बोस्टन, मैसाचुसेट्स, अमेरिका निवासी घुमंतू बिक्री कर्मी किंग कैंप जिलेट अपने सीधे से परेशान हो गया था, तो उसके दिमाग में सेफ्टी रेजर व विशेष प्रकार की दुधारी इस्पात पत्ती डबल एज्ड स्टील ब्लेड बनाने के विचार आया था। कैंप जिलेट को अपने आदर्श सेफ्टी रेजर को सटीक बनाने में 6 वर्ष लग गए थे, क्योंकि उसने जिन मशीन टूल्स बनाने वालों से संपर्क साधा था वे निराशावादी निकले थे और उन्होंने उसकी बनावट को अव्यवहारिक करार दिया था। लेकिन वर्ष 1901 में जिलेट ने अपने विचार को धरातल पर लाने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स से शिक्षा प्राप्त मशीन टूल्स विशेषज्ञ विलियम निकर्सन से हाथ मिलाया था और अमेरिकन सेफ्टी रेजर कंपनी की स्थापना की थी। वर्ष 1903 की शुरुआत में रेजर व ब्लेड का उत्पादन शुरू हो गया था, जिसे सिस्टम्स मैगजीन में पहला विज्ञापन प्रकाशित कर अक्टूबर में बाजार में उतारा गया था। पहले वर्ष $5 प्रति रेजर और $1 प्रति ब्लेड की दरों पर कुल 51 रेजर व 168 ब्लेड्स की बिक्री हुई थी। लेकिन सन 1904 में कैंप जिलेट अपने रेजर ब्लेड व रेजर ब्लेड सेट के लिए पेटेंट पंजीकृत कराने में सफल रहा था और उस वर्ष 1884 रेजर व 1,23,648 ब्लेड्स की बिक्री हुई थी। अगले साल कंपनी ने दक्षिणी बोस्टन क्षेत्र में 6 मंजिला भवन खरीद लिया था और सन 1906 में अपने निवेशकों को पहली बार नकद लाभांश का भुगतान किया था। इस बीच सन 1905 में लंदन में पहला विदेशी बिक्री केंद्र खोलकर जिलेट ने यूरोपीय देशों में अपना कारोबार फैलाना शुरू कर दिया था। अपने क्रांतिकारी रेजर व ब्लेड को अखबारों में विज्ञापित कर जिलेट ने अपने बिक्री के स्तर को इतना बढ़ा लिया था कि सन 1909 तक उसे पेरिस फ्रांस, मॉन्ट्रियल कनाडा, बर्लिन जर्मनी एवं लिसेस्टर इंग्लैंड में उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करनी पड़ी थी और बिक्री संजाल को विस्तारित करना पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान अमेरिकी सेना ने 35 लाख रेजर एवं 3.60 करोड़ ब्लेड्स का आदेश दिया था। इस मांग को पूरी करने के लिए जिलेट को 500 नए कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ी थी। वर्ष 1921 में पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद जिलेट ने रेजर के उन्नत संस्करण का पेटेंट दाखिल कर दिया था और उसे पुरानी कीमत पर बेचना शुरू कर दिया था। बाद में जिलेट कंपनी ने अन्य कंपनियों का अधिग्रहण कर लिखाई उपकरणों, पेपरमेट, पार्कर व वाटरमैन ब्रांड सुधार उत्पादों, लिक्विड पेपर ब्रांड, टूथब्रश एवं अन्य मुंह देखभाल उत्पादों, ओरल बी और एल्काइन बैटरीज, ड्यूरासेल में भी अपना विस्तार कर लिया था तथा विश्व के 27 देशों में 64 उत्पादन केंद्रों की स्थापना कर 200 देशों में अपने उत्पाद बेचने लगी थी। इस तरह उसकी बिक्री 60% अमेरिका से बाहर से आने लगी थी। लेकिन रेजर व ब्लेड्स ही जिलेट के कारोबार के प्राथमिक संचालक रहे थे। हाल के समय में शेविंग को लेकर ग्राहक व्यवहार में बदलाव आने के बावजूद जिलेट ने अपने नवाचारी उत्पादों व व्यापक प्रचार अभियान के जरिए अपने कारोबार को नियमित रख पाने में कामयाबी हासिल की है। चूँकि जिलेट अब P&G का हिस्सा है, इसलिए इस ब्रांड विशेष के कारोबार के बारे में स्पष्ट आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। हर्शे कंपनी चॉकलेट की चर्चा होती है तो उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में जो नाम सबसे पहले उभरता है वह है हर्शे। वर्ष 2016 के अंत में 44.3% बाजार हिस्सेदारी के साथ द हर्शे कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में गुणवत्ता वाले चॉकलेट की सबसे बड़ी उत्पादक व विक्रेता थी, जबकि उसकी निकटतम प्रतिस्पर्धी ब्रांड मार्स 29.3% बाजार हिस्सेदारी के साथ बहुत पीछे चल रही थी। हाँ, चॉकलेट रहित मीठे खाद्यों
कि अमेरिकी बाजार में 18.2% बाजार हिस्सेदारी के साथ मार्स पहले स्थान पर था, जबकि हर्शे 13.5% बाजार हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर थी। वह 70 देशों में 80 से अधिक ब्रांड नामों से अपने उत्पादों का वितरण व बिक्री करती है। विश्व बाजार में हर्शे को मार्डेलेज, कैडबरी, मार्स व नेस्ले के बाद चौथे सबसे बड़े चॉकलेट निर्माताओं में गिना जाता है। फोर्ब्स पत्रिका ने 7% वार्षिक वृद्धि के साथ हर्शे का ब्रांड मूल्यांकन $6.7 अरब किया था और वर्ष 2016 की विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांड सूची में 99वें स्थान पर रखा था। इस दौरान हर्शे का ब्रांड राजस्व $4.7 अरब था, जबकि हर्शे कंपनी ने हर्शे सहित अपने अन्य ब्रांडों के प्रचार प्रसार पर $56.2 करोड़ खर्च किया था। हर्शे के संस्थापक मिल्टन स्नेली हर्शे ने 14 वर्ष की उम्र में जब पढ़ाई छोड़ दी थी तो उसकी मां ने लैनकेस्टर, पेंसिल्वेनिया के स्थानीय मीठा खाद्य कन्फेक्शनरी उत्पादक के पास प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। अगले 4 वर्षों में हर्शे ने मीठी खाद्य कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीख ली थी और फिलाडेल्फिया में अपना पहला कन्फेक्शनरी व्यवसाय शुरू किया था। 6 वर्षों बाद व्यवसाय असफल हो जाने के बाद हर्शे ने डेनेवर, अब कोलोराडो प्रांत की राजधानी में एक मीठा खाद्य उत्पादक के ताजे दूध से दुग्ध शर्करा कैरेमल बनाना सीखा था। उसके बाद हर्शे ने न्यूयॉर्क में व्यवसाय स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ भी उसे असफलता ही हाथ लगी थी। उसके बाद वह लैनकास्टर, पेंसिल्वेनिया लौट आया था और सन 1886 में लैनकास्टर कैरेमल कंपनी की स्थापना की थी। कैरेमल में ताजे दूध का प्रयोग सफल साबित हुआ था। हर्शे ने व्यवसाय का तेजी से विस्तार किया था। जल्द ही लैनकास्टर कैरेमल कंपनी में 1400 लोग काम करने लगे थे और हर्शे ने समूचे अमेरिकी सहित यूरोप में भी कैरेमल का निर्यात शुरू कर दिया था। इस बीच सन 1993 में शिकागो में विश्व प्रदर्शनी वर्ल्ड कोलंबिया एक्सपोजिशन का आयोजन हुआ था। उसी प्रदर्शनी के साथ विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। इस प्रदर्शनी में जर्मनी की चॉकलेट बनाने की मशीन को देखकर मिल्टन स्नेली हर्शे इतना अधिक प्रभावित हुआ था कि उसने तत्काल 2 मशीनें खरीदकर लैनकास्टर भेज दी। अतिरिक्त उपकरणों के साथ हर्शे ने अपने कारमेल के लिए चॉकलेट की परत कोटिंग तैयार करनी शुरू कर दी थी। चॉकलेट की बढ़ती मांग ने हर्शे को दूध चॉकलेट का अनूठा नुस्खा उत्पादित करने के लिए अपनी समूची उत्पादन प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए प्रेरित किया था। 1894 में जब हर्शे ने लैनकास्टर कैरेमल कंपनी को विधिवत निगमित किया था तो उसकी सहायक कंपनी के रूप में 9 फरवरी 1994 को हर्शे चॉकलेट कंपनी को भी संगठित किया था। अगले 6 वर्षों में हर्शे को दूध चॉकलेट का व्यवसाय इतना अधिक संभावनाशील लगा था कि उसने वर्ष 1900 में लैनकास्टर कैरेमल कंपनी को $10 लाख, आज के लगभग $28.788 करोड़ के बराबर में अमेरिकन कैरेमल कंपनी को बेच दिया था। हर्शे ने सारी धनराशि हर्शे चॉकलेट कंपनी में झोंककर हर्शेज मिल्क चॉकलेट बार ब्रांड का उत्पादन शुरू किया था। सन 1903 में हर्शे ने अपने गृहनगर डेयरी चर्च, पेंसिल्वेनिया में चॉकलेट संयंत्र प्लांट का निर्माण शुरू किया था, जो बाद में हर्शे पेंसिल्वेनिया के नाम से जाना जाने लगा था। यह मशहूर मजदूरों व उनके परिवारों के रहने के लिए सस्ती जगह थी। इस संयंत्र में निर्मित दूध चॉकलेट बार लोकप्रिय साबित हुए थे और कंपनी तेजी से आगे बढ़ी थी। व्रिगले मार्स इनकॉर्पोरेटेड। जब भी हम चबाने वाली गोंद च्युइंग गम की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो ब्रांड याद आता है वह है व्रिगले। 1 अप्रैल 1891 को विलियम व्रिगले जूनियर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक नगर शिकागो नॉइस में WM व्रिगले जूनियर कंपनी की स्थापना की थी। 28 अप्रैल 2008 को अमेरिकी बहुराष्ट्रीय मीठा खाद्य कन्फेक्शनरी समूह मार्स इनकॉर्पोरेटेड ने उसे $23 अरब में अधिग्रहित करने की घोषणा की थी। यह 50 से अधिक देशों में अपने परिचालन संजाल ऑपरेशन नेटवर्क के माध्यम से 180 से अधिक देशों में अपने उत्पादों को बेचती है। इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चेक गणराज्य, पोलैंड, रूस, चीन, भारत, जापान, केन्या, ताइवान व ऑस्ट्रेलिया सहित 14 देशों में
किस उत्पादन सुविधाएं हैं। ब्रिगले की कहानी बहुत रोचक है। सन 1891 में 29 वर्षीय विलियम ब्रिगले जूनियर फिलाडेल्फिया से $20 के साथ शिकागो आया था और साबुन बेचने वाला व्यवसाय शुरू किया था। ब्रिगले ने अपने साबुन की बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहकों को बेकिंग पाउडर मुफ्त उपहार के रूप में बांटना शुरू किया था। तब ब्रिगले को पता चला था कि लोग बेकिंग पाउडर को अधिक पसंद कर रहे थे। फिर उसने बेकिंग पाउडर बेचना शुरू किया था और उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए मुफ्त उपहार के रूप में चबाने वाली गोंद की पट्टी च्युइंग गम स्ट्रिप बांटना शुरू किया था। जल्द ही ब्रिगले को पता चला था कि लोग चबाने वाले गोंद की पट्टी च्युइंग गम स्ट्रिप को अधिक मांग कर रहे थे। इस तरह ब्रिगले ने च्युइंग गम के विभिन्न प्रकारों के उत्पादन अपना ध्यान केंद्रित किया था। उस समय च्युइंग गम केवल महिलाएं ही पसंद करती थी। ब्रिगले ने जल्द ही युवा बाजार को ध्यान में रखते हुए स्वीट 16 ऑरेंज व लोटडा गम ब्रांड नाम से 2 प्रकार के च्युइंग गम प्रस्तुत किए थे, जिससे समूचे च्युइंग गम बाजार में क्रांति आ गई थी। लेकिन ब्रिगले को वास्तविक सफलता तब मिली थी आर्थिक मंदी के दौरान। वर्ष 1893 में ब्रिगले स्पीयरमीट व जूसी फ्रूट ब्रांड नाम से 2 अन्य उत्पाद प्रस्तुत किए थे, जो जल्द ही कंपनी की पहचान बनने वाले थे। और जब आर्थिक मंदी और भी अधिक गहरा गई थी तो विलियम ब्रिगले जूनियर ने ऐसा जोखिम भरा काम किया था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। ब्रिगले ने अपना सब कुछ गिरवी रखकर बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियान का शुभारंभ किया था और जल्द ही ब्रिगले राष्ट्रीय स्तर की कंपनी के रूप में उभरकर सामने आई थी। अब ब्रिगले को विज्ञापन के रथ पर सवार होकर बाजार विस्तार की रणनीति समझ आ गई थी और उसे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं हुई थी। वॉरेन बफे का मानना है कि जब कोई निवेशक इन कंपनियों का स्वामित्व हिस्सेदारियां शेयर ऑफ स्टॉक खरीदता है तो वह वास्तव में उपभोक्ता के मन का टुकड़ा पीस ऑफ द कंज्यूमर्स माइंड का स्वामित्व हासिल करता है। वॉरेन के कथन का यह भाव है कि जब कोई कंपनी उपभोक्ता के मन के टुकड़े का स्वामित्व धारण करती है तो उसे कभी भी अपने उत्पादों को बदलने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में कंपनी को अपने उत्पादों की और अधिक कीमत वसूलने के साथ साथ और अधिक उत्पादों को बेचने का अवसर मिलता है। स्पष्ट है कि ऐसे में कंपनी को अधिक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और उसकी माल सूची इन्वेंट्री का कारोबार अधिक ऊंचा हो जाता है और यह कंपनी के आय विवरण इनकम स्टेटमेंट पर अधिक बड़ी तलहटी रेखा वाइट लाइन जैसी होती है। ऐसी कंपनियों की पहचान कर पाना आसान होता है क्योंकि बैलेंस शीट में उनकी वार्षिक आय एनुअल इनकम के आंकड़े संगत, कंसिस्टेंट व मजबूत बने रहते हैं और ऋण डेट बहुत कम या शून्य होते हैं। वॉरेन का मानना रहा है कि टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने वाली ये विशेष प्रकार की कंपनियां प्रबंधकों को अपने पेशेवर जीवन में सबसे आसान व सबसे अधिक उन्नति के महान अवसर प्रदान करती है। चूँकि ऐसी कंपनियों का नकदी प्रवाह कैश फ्लो तीव्र होता है, इसलिए ये अपने प्रबंधकों व कर्मचारियों को उदारता से ऊंचे वेतन, सैलरी तक कई प्रकार के भत्ते, अलाउंस के साथ साथ बड़ा वार्षिक अधिलाभ एनुअल बोनस के भुगतान कर पाने में सक्षम होती है। इतना ही नहीं, इन कंपनियों के पास दूसरी कंपनियों को अधिग्रहित कर व्यवसाय विस्तार और नए व्यवसाय शुरू करने के लिए भारी मात्रा में अपना धन होता है। ऐसे में इन कंपनियों के लिए काम करने वाले युवा प्रबंधकों को अपने पेशेवर जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करने के बहुत से अवसर भी मिलते हैं। कंपनियां वॉरेन बफेट टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रदान करने वाली कंपनियों में अद्वितीय सेवाएं यूनिक सर्विसेज बेचने वाली कंपनियों को भी शामिल करते हैं। ऐसी कंपनियों में वह मूडीज कॉरपोरेशन व्यवसाय व वित्तीय सेवा बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी H&R ब्लॉक कर तैयारी टैक्स प्रिपरेशन कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस वित्तीय सेवा कंपनी सर्विस मास्टर ग्लोबल होल्डिंग्स आवासीय व वाणिज्यिक सेवा रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल सर्विसेज कंपनी वेल्स फार्गो एंड कंपनी साहूकारी व वित्तीय सेवा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी आदि को शामिल करता है। मूडीज कॉरपोरेशन मूडी नाम एक सदी से भी अधिक समय से प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज का पर्याय बना हुआ था। यह नाम अमेरिकी पूंजी बाजार, वॉल स्ट्रीट एवं विश्व भर के वित्त बाजारों फाइनेंशियल मार्केट की हमेशा बदलती आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को ढालता रहा है। रोचक तथ्य यह भी है कि
विश्व में अधिकांश लोग मूडीज इन्वेस्टर सर्विस एवं उसके मूल्यांकन व अनुसंधान प्रतिवेदनों, रेटिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी मूडीज कॉरपोरेशन के बारे में जानते हैं। जी हाँ, मूडीज कॉरपोरेशन वर्ष 2016 में विश्व के 36 देशों में अपने कार्यालय और 11,700 कर्मचारियों के माध्यम से 120 संप्रभु राष्ट्रों, लगभग 11,000 निगमों, 21,000 सार्वजनिक वित्तीय सेवा कंपनी और संरचित वित्त दायित्वों स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस ऑब्लिगेशंस का मूल्यांकन व विश्लेषण कर रही थी। वर्ष 2016 में मूडीज कॉरपोरेशन ने $3.6 अरब का राजस्व सूचित किया था। वर्ष 1900 में जॉन मूडी ने अमेरिका की वित्तीय राजधानी न्यूयॉर्क में जॉन मूडी एंड कंपनी की स्थापना की थी और मूडीज मैनुअल का पहला अंक प्रकाशित किया था, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों, वित्तीय संस्थानों व सरकारी प्रतिष्ठानों के आंकड़ों से भरी पड़ी थी। अगले कुछ वर्षों में मूडीज मैनुअल हर एक निवेशक के लिए अनिवार्य पुस्तक बन गई थी और कंपनी ने राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल की थी। फिर जॉन मूडीज ने मूडी पब्लिशिंग कंपनी के माध्यम से अन्य वित्तीय विषयों पर आधारित पुस्तकों के प्रकाशन का फैसला किया था। सन 1904 में पहली पुस्तक द ट्रूथ अबाउट ट्रस्ट्स प्रकाशित हुई थी, जिसमें अमेरिका के सार्वजनिक न्यासों पब्लिक ट्रस्ट का वर्णन व विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। लेकिन सन 1907 में शेयर बाजार में आई भारी गिरावट के बाद वह उसके कई निष्ठावान पाठकों को बर्बादी का सामना करना पड़ता था और उसे अपने मूडीज मैनुअल सहित अपना व्यवसाय भी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन 2 वर्षों के भीतर ही मूडी नए दृष्टिकोण के साथ वापस आया था। मूडी का नया दृष्टिकोण संभावित खतरों के लिए प्रति चिंतित निवेशकों को केवल कंपनियों के बारे में सूचनाएं देना भर ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि एक कदम आगे उनके प्रदर्शन व परिसंपत्तियों का आकलन प्रस्तुत करना भी आवश्यक था। मूडी ने उस समय तेजी से बढ़ते रेल उद्योग से निपटने का फैसला किया था और वर्ष 1909 में मूडीज एनालिसिस ऑफ रेल रोड इन्वेस्टमेंट शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की थी। उस पुस्तक में मूडी ने रेल उद्योग के गहन विश्लेषण के लिए उस समय की ऋण पात्रता मूल्यांकन अभिकरण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा अपनाए जाने वाली मूल्यांकन पद्धति रेटिंग मेथड का उपयोग किया था। मूडी ने सन 1912 में हाउ टू एनालाइज रेल रोड रिपोर्ट्स नामक पुस्तक लिखी थी और 1913 में उसने अपनी विशेषज्ञता को रेल उद्योग के आगे सामान्य वित्तीय मूल्यांकन जनरल फाइनेंशियल रेटिंग्स की ओर विस्तारित कर लिया था। प्रारंभिक सफलता की तरह मूडी की व्यावसायिक दक्षता एक बार फिर उसे प्रतिभूति सिक्योरिटीज व्यवसाय में सबसे आगे ले गई थी। उसके मूल्यांकन निवेशकों में लोकप्रिय होने लगे थे और उसने जुलाई 1914 में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस नामक नई कंपनी स्थापित की थी। अगले एक दशक में मूडी ने स्वामित्व हिस्सेदारियां, शेयर ऑफ स्टॉक्स के साथ साथ समूचे ऋण, प्रतिभूति बाजार, डेट सिक्योरिटीज, बॉन्ड मार्केट का भी मूल्यांकन शुरू कर दिया था। मूडी ने येल यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए कई पुस्तकें लिखी थी, जिनमें वर्ष 1919 में प्रकाशित 2 पुस्तकें द मास्टर ऑफ कैपिटल, अ क्रॉनिकल ऑफ वॉल स्ट्रीट एंड द रोड बिल्डर्स, ए क्रॉनिकल ऑफ वर्ल्डिंग ऑफ द स्टेट्स की लोकप्रिय हुई थी। जब सन 1929 में शेयर बाजार में गिरावट आई थी, महामंदी का क्रम शुरू हुआ था, तब जॉन मूडी को पहले की तरह अपना व्यवसाय बेचना नहीं पड़ा था। वह स्वयं भी जीवित बचा रहा था और उसकी लगातार बढ़ती मूल्यांकन सेवा रेटिंग सर्विस भी। वित्तीय समुदाय में अधिकतर के पतन के बावजूद मूडी ने अपने मूल्यांकन व निष्कर्षों को लिखना एवं प्रकाशित करना जारी रखा था। उसने द लॉन्ग रोड होम एंड द ऑटोबायोग्राफी मैकेनिकल 1933 शीर्षक से संस्मरण भी लिखा था, जिसकी अगली कड़ी फास्ट टू द रोड मैकेनिकल 1942 शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। फरवरी 1958 में 89 वर्ष की आयु में जॉन मूडी की मृत्यु हो गई थी। उसके 4 वर्षों बाद सन 1962 में साख प्रतिवेदन, क्रेडिट रिपोर्टिंग व सूचना संग्रह की विशाल कंपनी डन एंड स्ट्रेट कॉरपोरेशन D&B ने मूडीज को खरीद लिया था। 1970 के दशक में मूडीज ने मूल्यांकन की जाने वाली संबंधित कंपनियों से शुल्क वसूलना शुरू कर दिया था। मूडीज द्वारा तैयार समय खा पाने वाला गहन शोध प्रतिवेदन, निवेशकों व समीक्षा की जाने वाली
कंपनियों दोनों के लिए अमूल्य साबित हुए थे। कंपनियां जल्द ही यह महसूस करने लगी थी कि मूडीज से अच्छा मूल्यांकन प्राप्त करना बैंक में रखे धन जैसा ही था। अंततः मूडीज की सेवाओं को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉरपोरेशन के निजी स्वामित्व से बाहर निकालकर मूडीज कॉरपोरेशन के नाम से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सार्वजनिक कर दिया गया था। H&R ब्लॉक विशेष रूप से अमेरिका में जब कोई व्यक्ति विशेष या छोटा व्यवसाय कर विवरण दाखिल करने के बारे में सोचता है तो उसके मस्तिष्क में सबसे पहले कर विवरण तैयार करने की विशिष्ट सेवा प्रदान करने वाली H&R ब्लॉक का नाम ही उभरता है। लेकिन यह कंपनी विश्व के अन्य देशों में भी अपनी सेवाओं का विस्तार कर रही है। जी हाँ, H&R ब्लॉक भी कर विवरण दाखिल करने की वह सेवा प्रदान करता है जो आपका अधिकार प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। लेकिन वह इस साधारण सेवा को विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में विकसित करने में सफल रही और अब विश्व की सबसे बड़ी कर सेवा टैक्स कंपनी वर्ष 2016 में H&R ब्लॉक विश्व भर में कुल 11,933 कार्यालयों का संचालन कर रहा था। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका में 10,223, 6,614 कंपनी स्वामित्व वाले तथा 3,599 फ्रेंचाइजी, कनाडा में कुल 1,282, ऑस्ट्रेलिया में 438 और भारत में 5 कार्यालय शामिल थे। फोर्ब्स पत्रिका मई 2015 के अनुसार इन कार्यालयों में लगभग 88,000 कर्मचारी कार्यरत थे। वर्ष 2016 में H&R ब्लॉक कुल 2,31,68,000 करोड़ टैक्स रिटर्न, अमेरिका में 1,96,95,000 तथा अंतर्राष्ट्रीय 34,73,000 तैयार किए थे और लगभग $3 अरब का राजस्व 37.42 करोड़ डॉलर का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिमी मिडवेस्ट प्रांत मोसोरी के सबसे बड़े नगर कनसास सिटी के प्रमुख वकील का दूसरा पुत्र हेनरी वॉलमन ब्लॉच मिशिगन विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद वायुसेना की सेवा में चला गया था, जहां उसे सांख्यिकी नियंत्रण स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में स्नातक प्रशिक्षण के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भेजा गया था। वर्ष 1946 में सेना की सेवा से लौटने के बाद हेनरी ने आम लोगों व छोटे व्यवसायियों के लिए टैक्स रिटर्न व लेखा जोखा बुक कीपिंग सेवा प्रदान करने के लिए अपने बड़े भाई लियोन ब्लॉच के साथ यूनाइटेड बिजनेस कंपनी की स्थापना की थी। लेकिन पहले साल में कोई विशेष काम नहीं मिलने के कारण लियोन कानून की पढ़ाई करने चला गया था। बाद में जब काम बढ़ा था तो हेनरी ने एक कर्मचारी के लिए विज्ञापन दिया था। विज्ञापन के उत्तर में हेनरी की मां ने उसे अपने छोटे भाई रिचर्ड, जिसने हॉवर्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से स्नातक अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी की थी, को काम पर रखने का सुझाव दिया था। उसके बाद दोनों भाई साथ मिलकर काम करने लगे थे और धीरे धीरे उनका काम चल निकला था। हेनरी व रिचर्ड ने अपने सेवाओं के बारे में स्थानीय अखबार में विज्ञापन दिया था और उसके पास ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होने लगी थी। सन 1995 में जब आंतरिक राजस्व सेवा इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने कर विवरण तैयार करने की निःशुल्क सेवा को बंद करने की घोषणा की थी तो हेनरी ने स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन दिया था और उसके पास अचानक कर विवरण तैयार कराने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ गई थी। अपनी सेवाओं की मांग बढ़ती देखकर हेनरी ब्लॉच ने कंपनी का नाम बदलकर H&R ब्लॉक कर लिया था, जो उच्चारण करने में आसान था। कंपनी का काम इतनी तेजी से बढ़ा था कि सन 1956 में हेनरी ने 7 कार्यालय खोल लिए थे और पिछले वर्ष की तुलना में उसका राजस्व 3 गुना बढ़ गया था। 1962 में जब कंपनी के कार्यालयों की संख्या बढ़कर 206 हो गई थी और H&R ब्लॉक राष्ट्रीय कर सेवा ब्रांड बन गया था, तब हेनरी ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर उसे सार्वजनिक कर दिया था। अमेरिकन एक्सप्रेस को सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी ब्रांड माना जाता है। फोर्ब्स पत्रिका ने मई 2017 में 1% की बढ़त के साथ अमेरिकन एक्सप्रेस का ब्रांड मूल्यांकन $24.5 अरब किया था और 2017 की विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांड सूची में 23वें स्थान पर रखा था। इस दौरान अमेरिकन एक्सप्रेस ने $33.8 अरब का ब्रांड राजस्व हासिल किया था, लेकिन कंपनी को ब्रांड प्रोत्साहन के लिए विज्ञापन पर $3.7 अरब खर्च भी करने पड़े थे। अमेरिकन एक्सप्रेस
का उल्लेखनीय इतिहास रहा है। सन 1850 में इसकी स्थापना एक तीव्रगामी माल ढुलाई एक्सप्रेस फ्रेट कंपनी के रूप में हुई थी और उसने अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 1865 तक के दौरान अंततः विजयी होने वाली यूनियन आर्मी को आपूर्ति भेजकर अपनी प्रतिष्ठा व विश्वसनीयता बढ़ाई थी। सन 1880 में माल ढुलाई का कारोबार जारी रखते हुए अमेरिकन एक्सप्रेस ने वित्तीय सेवा उद्योग में विस्तार किया था। उस समय अमेरिका में यूरोपीय अप्रवासियों की बाढ़ सी आ रही थी और अमेरिकन एक्सप्रेस ने उन्हें वापस अपने घर धन स्थानांतरित करने की सेवा शुरू की थी। इसी क्रम में सन 1891 में अमेरिकन एक्सप्रेस व ट्रैवलर चेक का आविष्कार किया था, जिससे पर्यटन के साथ साथ वित्त उद्योग में भी क्रांति आई थी। लेकिन इसका दूसरा प्रमुख नवाचार काफ़ी समय बाद सन 1958 में अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड हरे रंग का प्लास्टिक आधार पत्रक चार्ज कार्ड के रूप में सामने आया था। ट्रैवलर चेक की तरह ही उस चार्ज कार्ड ने भी लोगों को जेब में नकदी रखने के झंझट से मुक्त होने का अवसर प्रदान किया था। चूँकि चार्ज कार्ड सभी को जारी नहीं किया जा सकता था, इसलिए जल्द ही अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड अमेरिकी संभ्रांत समाज के लोगों के बीच प्रतिष्ठा का प्रतीक स्टेटस सिंबल बन गया था। बाकी आधी 20वीं सदी तक अमेरिकन एक्सप्रेस ने इन कार्ड को प्रचारित करने के लिए मेंबरशिप हैज इट्स प्रिविलेज सदस्यता का अपना विशेषाधिकार है घोषवाक्य के साथ विज्ञापन अभियान चलता रहा था। यह घोषवाक्य काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था और दुनिया भर के संभ्रांत समाज में इस कार्ड को हासिल करने की होड़ सी मची थी। हालांकि अब अमेरिकन एक्सप्रेस एक विश्वव्यापी पर्यटन, वित्तीय व संजाल सेवा कंपनी बन गई है और खुद को फाइनेंशियल सुपरमार्केट के रूप में प्रचारित करती है, लेकिन आज भी अधिकांश लोग उसे प्रभार कार्ड कंपनी ही समझते हैं। वैसे हाल के दशकों में अमेरिकन एक्सप्रेस ब्रांड व कार्ड दोनों के लक्ष्यार्थ बदल चुके हैं। यह विशिष्ट इंक्लूसिव ब्रांड से बदलकर सर्वसमावेशी इंक्लूसिव ब्रांड होता गया है। कंपनी ने अपना ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए चार्ज कार्ड के अलावा क्रेडिट कार्ड भी जारी करना शुरू कर दिया था, जो स्टेटस सिंबल के बजाय व्यवहारिक सुविधा के कारण ग्राहकों द्वारा खरीदे जा रहे हैं। हालांकि प्रतिष्ठा ब्रांड से लोकप्रिय ब्रांड बन पाना बहुत ही जोखिमपूर्ण व्यावहारिक रणनीति थी, लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपने लंबे अनुभव व वित्तीय सत्यनिष्ठा व सुरक्षा की अपनी लंबी आदरणीय प्रतिष्ठा के आधार पर खुद को दुनिया की सबसे आदरणीय सेवा ब्रांड के रूप में स्थापित करने में जबरदस्त सफलता हासिल की है। यही कारण है कि कंपनी लगातार व्यापक विज्ञापन व जनसंपर्क अभियान चलाती रही है। सर्विस मास्टर ग्लोबल होल्डिंग्स विशेष रूप से अमेरिका में सर्विस मास्टर आवासीय व वाणिज्यिक सेवाओं का सबसे अधिक लोकप्रिय ब्रांड है। सर्विस मास्टर विश्व भर में 7000 से अधिक कंपनी स्वामित्व वाली व फ्रेंचाइजी शाखाओं का संचालन करती है। 13,000 निगमित कर्मचारी काम करते हैं, जबकि फ्रेंचाइजी नेटवर्क स्वतंत्र रूप से लगभग 33,000 अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कंपनी के प्रमुख सेवाओं में दीमक व कीट नियंत्रण, टर्माइट एंड पेस्ट कंट्रोल, घर आश्वस्ति, होम वारंटी, आपदा अनुक्रिया व मरम्मत, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड द रेस्टोरेशन, चौकीदारी, घर की सफाई, फर्नीचर की मरम्मत व गृह निरीक्षण, होम इंस्पेक्शन शामिल है। वर्ष 2016 में सर्विस मास्टर ग्लोबल होल्डिंग्स ने $2.746 अरब के राजस्व पर $15.5 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। सर्विस मास्टर के संस्थापक मारिओन ई वेड को अपने परिवार की सहायता के लिए 8वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़कर चपरासी की नौकरी करनी पड़ी थी। इसके साथ ही वेड बेसबॉल भी खेलता रहा था और सन 1915 में अर्ध पेशेवर टीम शिकागो ब्रेव्स में भी शामिल हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध में भाई की मृत्यु के बाद सन 1918 में वेड नौसेना में भर्ती हुआ था और युद्ध प्रशिक्षण कॉम्बैट ट्रेनिंग भी प्राप्त किया था, लेकिन जल्द ही युद्ध समाप्त हो गया था। वापस लौटने के कुछ समय बाद सन 1920 में वेड ने शादी कर ली थी और बेसबॉल छोड़कर एक बिक्रीकर्मी के रूप में अपना पेशेवर जीवन शुरू किया था। 9 वर्षों बाद जब सन 1929 में महामंदी का क्रम शुरू हुआ था, तब वेड ने घरों व कार्यालयों में कीट रोधन मॉथ प्रूफिंग सेवा कंपनी शुरू की थी। 18 वर्षों बाद सन 1947 में वेड ने वेड वेंगर एंड एसोसिएट्स का गठन किया था और कीट रोधन के साथ साथ कालीन सफाई, कारपेट क्लीनिंग की सेवा भी शुरू कर दी थी। व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा था और सन 1954 में वेड ने कंपनी का नाम बदलकर सर्विस मास्टर रख लिया था। वर्ष 1973 में वेड की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने व्यवसाय को आगे बढ़ाया था,
जुलाई 2007 में निजी स्वामित्व निवेश प्रतिष्ठान प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म के समूह ने क्लेटन डुविलियर एंड राइस CD&R के नेतृत्व में सर्विस मास्टर का अधिग्रहण कर लिया था। जून 2014 में सर्विस मास्टर ग्लोबल होल्डिंग नाम से कंपनी को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर सार्वजनिक कर दिया गया था। वेल्स फार्गो एंड कंपनी। वेल्स फार्गो विश्व की प्रमुख वित्तीय सेवा ब्रांड है। मई 2017 में फोर्ब्स पत्रिका ने 4% की बढ़त के साथ वेल्स फार्गो का ब्रांड मूल्यांकन $13.2 अरब किया था और 2017 की विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांड सूची में 43वें स्थान पर रखा था। इस दौरान वेल्स फार्गो का ब्रांड राजस्व $94.2 अरब था, जबकि कंपनी ने ब्रांड प्रोत्साहन पर $59.5 करोड़ खर्च किए थे। फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2017 की विश्व की सबसे बड़ी 2000 सार्वजनिक कंपनी की सूची में इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना CBC, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, बर्कशायर हैथवे और JP मॉर्गन चेज के बाद वेल्स फार्गो एंड कंपनी को 5वें स्थान पर रखा था, जब उसकी कुल बिक्री $97.6 अरब, लाभ $21.9 अरब, परिसंपत्तियां एसेट्स 1943.4 अरब एवं बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन $274.4 अरब था। याद रहे कि 22 जुलाई 2015 को वेल्स फार्गो एंड कंपनी ने $301.0 अरब बाजार पूंजीकरण के साथ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ICBC को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था बन गई थी और तब उसका बाजार मूल्य JP मॉर्गन चेज से $40 अरब और सिटी ग्रुप से $120 अरब ऊपर था। इतना ही नहीं, वर्ष 2013 में भी वेल्स फार्गो ने ICBC को पछाड़ दिया था। वर्ष 1948 की शुरुआत में जब कोलोमा, कैलिफोर्निया के पास शूटर के मिल में सोने गोल्ड का पता चला था, तो भारी लाभ कमाने की उम्मीदें में उत्तरी अमेरिका सहित दुनिया भर उद्यमियों व वित्त पोषकों ने कैलिफोर्निया में जमघट शुरू कर दिया था। तब वर्मोंट, अमेरिका के मूल निवासी हेनरी वेल्स एवं न्यूयॉर्क के विलियम जी फार्गो की पैनी नज़र भी कैलिफोर्निया की अर्थव्यवस्था में आई उछाल पर टिकी हुई थी। लेकिन वे तब अपने लाभदायी कारोबारों में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने वहां पहुंचने की जल्दबाजी नहीं दिखाई थी। लेकिन 18 मार्च 1852 को उन्होंने कैलिफोर्निया में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए $3 लाख के प्रारंभिक पूंजीकरण के साथ वेल्स फार्गो एंड कंपनी की स्थापना की थी। तमाम उतार चढ़ावों से गुजरती हुई मौजूदा वेल्स फार्गो एंड कंपनी का जन्म सन 1998 में मिनियापोलिस के नॉरवेस्ट कॉरपोरेशन में विलय के साथ हुआ था। चूँकि वेल्स फार्गो की ऐतिहासिक ब्रांड छवि थी, इसलिए उसी नाम को आगे बढ़ाया गया था। उपयुक्त कंपनियों के लिए अद्वितीय सेवाएं बेचने का अर्थशास्त्र असाधारण हो सकता है। इस तरह की कंपनियों को न तो अपने उत्पादों की बनावट को सुधारने या बदलने की आवश्यकता होती है और न ही उत्पादन संयंत्र की स्थापना पर। उसके लगातार उन्नयन पर उत्पादों के भंडारण के लिए गोदामों पर अपने सौभाग्य का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। इतना ही नहीं, अद्वितीय सेवाएं प्रदान करने वाली ये कंपनियां, जो उपभोक्ताओं के मस्तिष्क के एक हिस्से पर अपना स्वामित्व धारण करती है, उत्पादों की बिक्री करने वाली कंपनियों की तुलना में अधिक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी पैदा कर सकती है। स्पष्ट है कि जो प्रबंधक इन कंपनियों के लिए काम करते हैं, उनके वेतन बहुत ऊंचे होते हैं। उनका पेशेवर जीवन अधिक लाभ देने वाला व अस्थायी है, क्योंकि उन कंपनियों को वैसे वित्तीय उतार चढ़ावों का सामना नहीं करना पड़ता है जो दूसरे व्यवसायों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। अब यदि हम H&R ब्लॉक एंड जनरल मोटर्स जैसी कंपनियों के परिचालन इतिहासों की जांच करें तो चाहे आर्थिक मंदी कितनी भी भयानक क्यों न रही हो, कर विवरण तैयार कराने वाले व्यवसाय में कभी भी कोई मंदी नहीं आती, क्योंकि लोगों को हर हाल में अपना कर विवरण दाखिल करना पड़ता है। इसके विपरीत थोड़े समय की आर्थिक मंदी भी जनरल मोटर्स जैसी कंपनियों की वित्तीय हालत खराब कर सकती है, क्योंकि लोग मोटर वाहन खरीदना बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, H&R ब्लॉक जैसी कंपनियों के प्रबंधकों व संचालकों को जनरल मोटर्स जैसी कंपनियों की तरह
न तो कर्मचारी संघों की मांगों, न ही बहुत अधिक ऋण बोझ बढ़ जाने और न ही लोगों के खरीद व्यवहार में अचानक बदलाव आ जाने की चिंताओं में अपनी रातों की नींद नहीं खराब करनी पड़ती है। कम लागत पर खरीद बिक्री करने वाली कंपनियां। वॉरेन बफे के अनुसार टिकाऊ, प्रतिस्पर्धी लाभ, ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रदान करने वाली तीसरी प्रकार की कंपनियां वे हैं जो बहुत कम लागत पर वस्तुओं को खरीदती है और फिर सबसे सस्ती कीमतों पर उपभोक्ताओं को बेचती है। वॉरेन की ऐसी पसंदीदा कंपनियों में वॉलमार्ट, कॉस्टको, नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट, बोरोशेइम फाइन ज्वेलरी, बर्लिंगटन नॉर्दर्न, सांता फे आदि को शामिल किया जाता है। ये कंपनियां भारी मात्रा में बिक्री से अपनी लाभ सीमाओं को ऊंचा रख पाने में सफल रहती है। चूँकि ये कंपनियां इतनी अधिक मात्रा में खरीदारी करती है कि उनकी लागत भी बहुत कम हो जाती है। ऐसे में वे अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में सबसे कम कीमतों पर भारी बिक्री व लाभ सीमा हासिल कर पाने में भी सक्षम हो जाती है। सबसे सस्ती कीमत इन कंपनियों की साख बन जाती है जो उपभोक्ताओं को लगातार अपने भंडारों की ओर आकर्षित करती है। वॉलमार्ट स्टोर्स। वॉलमार्ट पैमाना कारोबार स्केल बिजनेस ब्रांड है। 1980 से 90 के दशकों के बीच के कालखंड में वॉलमार्ट ने अमेरिका के क्षेत्रीय बाजारों में फैलते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना दबदबा कायम कर लिया था। वर्ष 1988 तक अमेरिका में वॉलमार्ट सबसे अधिक लाभ और अक्टूबर 1989 में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाली खुदरा भंडार श्रृंखला बन चुकी थी। वर्ष 2002 में 219.80 अरब डॉलर राजस्व पर 6.70 अरब डॉलर का शुद्ध लाभ अर्जित कर वॉलमार्ट अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। 31 जनवरी 2011 को पूरे हुए वित्त वर्ष में 422 अरब डॉलर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परिचालन का योगदान 109.20 अरब डॉलर था, के राजस्व पर 15.40 अरब डॉलर का शुद्ध लाभ अर्जित कर वॉलमार्ट विश्व की सबसे बड़ी कंपनी राजस्व श्रेणी क्रम में बन चुकी थी। मई 2017 में फोर्ब्स पत्रिका ने 5% की गिरावट के साथ वॉलमार्ट का ब्रांड मूल्यांकन 24.1 अरब डॉलर किया था और 2017 की विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांड सूची में 24वें स्थान पर रखा था। इस दौरान वॉलमार्ट ने इस सूची का सबसे अधिक 326.3 अरब डॉलर राजस्व हासिल किया था, जबकि कंपनी ने अपने विज्ञापन पर 2.9 अरब डॉलर खर्च किए थे। 31 जनवरी 2017 को पूरे हुए वित्त वर्ष में वॉलमार्ट स्टोर्स ने विश्व के 28 देशों में 65 व्यापारिक नामों से संचालित कुल 11,500 भंडारों के विशाल संजाल के माध्यम से 485.873 अरब डॉलर के राजस्व पर 14.293 अरब डॉलर शुद्ध लाभ अर्जित किया था। फोर्ब्स पत्रिका ने 2017 की विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी सूची में वॉलमार्ट स्टोर्स को संपूर्ण श्रेणी क्रम में 9वें स्थान पर रखा था, जबकि बिक्री राजस्व में वह पहले शुद्ध लाभ में 11वें, परिसंपत्तियों में 35वें एवं बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन में 15वें स्थान पर थी।